नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं ENB न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरुंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की। देहरादून के सहसपुर में पुरानी रंजिश में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। आपको बता दें, धारदार हथियारों के हमले में 3 भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से विनोद की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। तनाव के बीच गुस्साई भीड़ ने आरोपी के घर में आग भी लगा दी, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर आरोपी का मकान ध्वस्त कर दिया। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फिलहाल कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा, अपराध करेगा। भाई बहनों, उत्तराखंड की ये व्यवस्था, यहाँ का प्रशासन पूरे व्यवस्था के तहत, कानूनों के तहत उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा, कठोर कार्रवाई हम करेंगे। देहरादून में भी इस प्रकार की घटना हुई है। हम सारे कानूनी पहलुओं का प्रशासन वहां पर अध्ययन कर रहा है और उसके बाद वहां भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी अपराधी है वो अपराध करके बच नहीं पाएगा। ये हमने ऐसी व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम किया है। उधम सिंह नगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिफिन बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के ऐतिहासिक कार्यकाल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण, उज्ज्वला भविष्य हो या फिर आयुष्मान भारत और मुफ्त राशन जैसी योजनाओं ने करोड़ों लोगों का जीवन संवारा है। सीएम ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने इकोनॉमी, स्पेस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ग्लोबल पावर के रूप में पहचान बनाई है। उत्तराखंड सरकार भी पीएम के विजन के अनुरूप सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में राज्य को अग्रणी बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पिछले 12 सालों में आज देखा आपके सामने बहुत सारे बोर्ड लगे हैं। माननीय प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल रहा है वो बहुत अभूतपूर्व रहा है, ऐतिहासिक रहा है। उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं, हर वर्ग के लिए कोई वर्ग छूटा नहीं है। और महिलाएं और किसान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता में हमेशा से रहे हैं। जब तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने किसान निधि, सम्मान निधि की फाइल पर हस्ताक्षर किए। सबसे पहले बनारस में महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह हो, शौचालय घर घर में इज्जत घर बनाने हो, धुएं से मुक्ति दिलानी हो, उज्ज्वला योजना लाकर हर घर तक गैस पहुंचाना हो, अनेकों ऐसे कार्य, आयुष्मान भारत योजना हो। उन योजनाओं के माध्यम से हर व्यक्ति के जनजीवन को आगे बढ़ाने का काम किया। मुफ्त राशन योजना हो। आज हर क्षेत्र में इन 12 सालों में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छूटा, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, अंतरिक्ष विज्ञान हो, टेक्नोलॉजी हो, कनेक्टिविटी हो। इन क्षेत्रों में भी आज भारत दुनिया के बड़े बड़े देशों को टक्कर दे रहा है और भारत की छवि आज एक विश्व शक्ति। खटीमा में आयोजित 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर नई पहचान बनाई। उन्होंने आयुष्मान, उज्ज्वला और गरीब कल्याण जैसी केंद्रीय योजनाओं के लाभ साझा किए। साथ ही उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन और 33,000 युवाओं को पारदर्शी सरकारी नौकरी देने को अपनी सरकार की बड़ी सफलता बताया। सीएम ने प्रदेश के समग्र विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। आपको बता दें, खटीमा में जिस तरीके से यहां पर धामी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, वहीं पर जिस तरीके से लगातार आप देख सकते हैं कि 12 साल के वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से काम किया है, 12 वर्षों में चाहे 370 की बात हो या फिर युवाओं को नौकरी दी गई है, तो उसी को लेकर यहाँ पर जिक्र भी किया गया। कोटद्वार विधानसभा चुनाव में पूर्व सैनिकों की भूमिका निर्णायक मानी जा रही है। क्षेत्र में करीब 33,000 पूर्व सैनिक, सेवारत जवान और उनके परिजन हैं, जो किसी भी उम्मीदवार की हार जीत तय करने की क्षमता रखते हैं। आपको बता दें, निकाय चुनाव में अपनी ताकत दिखाने के बाद अब विधानसभा चुनाव के लिए भी पूर्व सैनिक पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। पूर्व सैनिक संघर्ष समिति ने स्पष्ट कर दिया कि वे केवल उसी उम्मीदवार का समर्थन करेंगे जो सैनिकों और उनके परिवारों के मुद्दों को प्राथमिकता देगा। ये सक्रियता अन्य राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय बन गई है।
पहले तो पूरा उत्तराखंड एक सैन्य बाहुल्य क्षेत्र है और कोरदार उसमें, विशेषकर कोरदार उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर परोक्ष और अपरोक्ष रूप से 37,262 पूर्व सैनिक और उनके आश्रित है। तीनों सेनाएं, अर्धसैनिक बल और सब है इसमें मिला के। इतनी बड़ी एक संख्या कहीं न कहीं किसी भी चुनाव परिणाम को प्रभावित करने में सक्षम है और मेरा मानना है कि इस बार पूर्व। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को साझा करने के लिए चलाए जा रहे जनसंपर्क अभियान पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस अभियान को महज चुनावी तैयारी करार देते हुए निशाना साधा है। इसके जवाब में भाजपा ने कहा कि मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है, जिसे जनता तक पहुंचना हमारा कर्तव्य है। भाजपा का दावा है कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से ये व्यापक अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, तमाम विधायकों को, मंत्रियों को देश की जिम्मेदारी सौंपी हुई है, कैसे देखिए, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए भाजपा 24 घंटे प्रोपेगेंडा चलाती है, सोशल मीडिया का दुरुपयोग करती है, मीडिया मैनेजमेंट करती है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को आप जो है प्रचार में ही झोंक करके रखते हैं। उसके बाद भी अगर जनसंपर्क अभियान भाजपा को चलाना पड़ रहा है अपनी उपलब्धियां बताने के लिए, इसका मतलब है कि सरकार की धरातल पर कोई उपलब्धियां नजर नहीं आ रही है। जनता सरकार के कामकाज से खुश नहीं है। जनता प्रदेश में बदलाव का मन बना चुकी है। भाजपा अब जनता का जो व्यवहार है, जनता की जो बेरुखी भाजपा के प्रति है, उसको देख के हताश और निराश हो चुकी है। अब भाजपा जो भी संपर्क अभियान चला ले, उसका लाभ अब भाजपा को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जनता भाजपा के कुशासन से त्रस्त हो चुकी है और जनता जान चुकी है कि भाजपा केवल जुमलेबाजी करती है। अब तक जितने भी कार्य भाजपा ने हवाई बताए हैं वो धरातल पर उतरे ही नहीं है। सन 47 के बाद से 2014 तक बहुत लंबी अवधि तक कांग्रेस की सरकारें रही, कांग्रेस की सहयोगी सरकारें रही, लेकिन ना तो कभी सरकारों ने जनता के द्वार पर जाकर उनका दुख सुख पूछा और ना ही अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच में जाके उन्होंने इतने लंबे वर्षों तक चर्चा ही की, क्योंकि उनके पास कहने करने के लिए कुछ था ही नहीं। अगर करने के लिए था तो तुष्टीकरण की राजनीति थी, भ्रष्टाचार चरम पर था और देश के साथ खिलवाड़ था, सेना का मजाक था। और जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, केंद्र में, राज्यों में भी आई, और आज 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और जन जन की सरकारें जन जन के द्वार जाती हैं। केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो जन कल्याणकारी केंद्र की योजनाएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की निर्बल और पिछड़े वर्ग के लिए योजनाएं हैं, वो फाइलों से निकल कर हर आदमी के घर तक जाने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज गुलरभोज पहुंचकर गदरपुर विधायक अरविंद पांडे से उनके आवास पर मुलाकात की। लंबे समय से चल रही दोनों नेताओं के बीच कथित राजनीतिक दूरियों की चर्चाओं के बीच इस सौहार्दपूर्ण मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। आपको बता दें, विधायक पांडे ने स्पष्ट किया कि भाजपा में कोई गुटबाजी नहीं है और मुख्यमंत्री के साथ उनके पारिवारिक व आत्मीय संबंध है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और आगामी लक्ष्यों के लिए एक साथ मिलकर काम भी कर रही है। मुझे बिल्कुल 15 मिनट पहले मुझे पता लगा है कि मुख्यमंत्री जी हमारे आवास पे एक निजी कार्यक्रम के तहत आ रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। रही बात मुख्यमंत्री जी के यहाँ आने की, तो हमारी विधानसभा में मुख्यमंत्री जी पहले भी 2 बार 3 बार आ चुके हैं। ऐसा नहीं कि नहीं आए हैं, पहले भी आए हैं। डेवलपमेंट की बात है तो आप डेवलपमेंट के क्षेत्र की बात करना चाह रहे हैं। आप डेवलपमेंट ऐसा मुद्दा है जो जीवन में कभी भी ख़त्म नहीं होता, ये हमेशा चलता रहता है। लेकिन इस 5 साल में भी जो भी प्रस्ताव हमारे माध्यम से शासन को गया है, 100% प्रस्तावों की स्वीकृति मिली है और सभी जगह गांव में काम भी चल रहे हैं, लगातार निरंतर काम चल रहे हैं। इसलिए इस विधानसभा को काम से अछूता बिल्कुल नहीं हुआ है। ये काल्पनिक बात है। आज मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ आ गए हैं, वो मेरे छोटे भाई हैं
और हमारे घर में भी आना जाना कोई उनके लिए कोई नई बात नहीं है। जब हम लोग उस समय के उस कालखंड के हम लोगों के संबंध हैं कि जब MP MLA की डेफिनेशन क्या होती है हम लोग नहीं जानते थे, उस समय का हम लोगों के संबंध है। पुष्कर धामी जी का हमारे घर में पहले भी अनगिनत बार आना जाना है, मैं उनके आगे हम आता जाता हूँ, तो हमारे भाई हैं। देहरादून में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी SIR के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को अभियान के प्रति जागरूक करेंगे। आपको बता दें, DM ने बताया कि BLO घर घर जाकर मतदाता सत्यापन का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने जनता से इस प्रक्रिया में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और अद्वितीय बनाना है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदान से वंचित न रहे। जैसा कि देहरादून एज ए कैपिटल टाउन लगभग हमारे जो वोटर्स का नंबर है 13,76,000 के आसपास है, और अभी हम लोगों ने रफली अराउंड 50% मतलब 46% है, और 6 लाख से ऊपर का अभी तक हम लोगों ने एनुमरेशन फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। तो हम रेगुलरली इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं, और BLOs जिनकी संख्या लगभग 1800 के आसपास है, तो उनको लगातार हम लोग मदद देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी उनकी समस्याओं का भी समाधान हो और वोटर्स को भी टाइमली। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री और भीमताल विधायक राम सिंह केडा ने प्रधानमंत्री की जमकर प्रशंसा की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने PM मोदी को कलयुग में ईश्वर का दूसरा रूप बताया। केडा के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। उन्होंने आगे बताया कि मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत के ने विकास और सुशासन के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। केडा के अनुसार प्रधानमंत्री की दूरदर्शी नीतियों ने देश को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान और मजबूती प्रदान की है। नरेंद्र मोदी जी इस कलयुग में दूसरे भगवान के रूप में मोदी जी का अवतार हुआ है, और मोदी जी के पद चिन्हों पर चल करके पुष्कर धामी जी और मोदी जी लगातार गांव-गांव और वार्ड स्तर तक समस्याओं का समाधान करने का काम कर रहे हैं। और मोदी जी के जो निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में जो 12 साल का कार्यकाल हुआ है, वो देश की आज़ादी के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन चुके हैं जो सबसे अधिक कार्यकाल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और आज तक निर्वाचित प्रधानमंत्रियों के रूप में कोई प्रधानमंत्री इतना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए जितना कार्यकाल में माननीय मोदी जी पहुंच चुके हैं, और भी उनका लंबा कार्यकाल होगा। ये आप लोगों को, हमको, सबको दिखेगा, पूरे भारतवर्ष को दिखेगा, पूरे विश्व को दिखेगा कि निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है, और निश्चित रूप से और आगे उन्होंने इस देश की सेवा करनी है और इस देश को विश्व गुरु बनाने का जो संकल्प। रुद्रप्रयाग में कृषि एवं प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने केदारनाथ यात्रा और मानसून की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में यात्रा मार्ग पर पेयजल, स्वच्छता, विद्युत और शटल सेवा जैसी सुविधाओं पर चर्चा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को यात्रा संचालन सुचारू रखने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही मानसून के दौरान किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों को समय रहते पूरा करने को कहा गया। आपको ये भी जानकारी दे दें कि प्रशासन को श्रद्धालु की सुरक्षा और सुविधाओं के प्रति पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। आज यात्रा हमारी पीक पर है। मौसम खराब होने के बावजूद एवरेज 20,000 यात्री केदारनाथ आ रहा है, और आज सुबह तक 12,15,000 से अधिक यात्री यहाँ पर आ चुके हैं। ये इस बात का प्रतीक है, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, लोगों की श्रद्धा बाबा केदार के चरणों में है, बाबा बद्री के चरणों में है, गंगोत्री यमुनोत्री के चरणों में है। ऐसे में आने वाला टूरिस्ट एक संदेश लेकर यहाँ पर जाए, यहाँ की सड़क ठीक हो, यहाँ की पेयजल व्यवस्था ठीक हो,
यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं ठीक हो, यहाँ पर जब मार्ग से जाने लोगों की व्यवस्थाएं ठीक हो, इन सब विषयों को लेकर एक बैठक हमने यहाँ पर की। पूर्व ही मैंने तराई केंद्रीय वन प्रभाग की टांडा रेंज में तैनात वन क्षेत्र अधिकारी रूप नारायण गौतम अपनी सख्त कार्यशैली और तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई के लिए चर्चा में है। अपने 30 वर्षों के सेवाकाल में उन्होंने अवैध कटान और लकड़ी तस्करी के विरोध कई बड़े अभियान चलाए, जिसमें बड़ी मात्रा में अवैध लकड़ी जब्त की गई और तस्करों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की गई है। वन संरक्षण के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और सराहनीय योगदान के लिए उन्हें हाल ही में देहरादून से सम्मानित भी किया गया है। आपको बता दें, उनकी ये कार्यशैली क्षेत्र में वन संपदा की सुरक्षा के लिए मिसाल बन चुकी है। देखिए, नवंबर 22 में मैं यहाँ तैनात हुआ था और नवंबर 22 से अगर मैं अपना कार्यों की गुणगान करूँ तो मेरे द्वारा इस क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर जो खैर तस्करी हो रही थी उस पर लगाम लगाई गई है। खैर तस्करी के अगर आप कंपाउंड में घूम के देखो तो इस आज की तारीख में करीब 40 से 42 4 व्हीलर सीज खड़े हैं जिसमें खैर भरा हुआ है और शिकार के 2-3 बड़े केस हुए हैं जिनमें लोग जेल गए हैं, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में कचरे की बरामदगी हुई है। और देखिए, जनवरी 24 से मैं डबल चार्ज में रहा पीपल ब्लॉक का क्षेत्र आपने देखा होगा। ये जो डैम का एरिया है, यहाँ पर कुछ कम्युनिटी के ऐसे लोग हैं जो जंगल को बर्बाद कर रहे हैं। उन लोगों से मेरी कई बार आमने सामने मुठभेड़ हुई। एक जो बहुत बड़ी मुठभेड़ हुई 6 सितंबर 2024 को, इसमें आधा घंटा दोनों साइड से गोलियां चली और मैं भी उसमें घायल हुआ। उसमें हमारे साथ 2-3 वन-रक्षक भी घायल हुए। तो ये आप ये मान के चलिए कि जो ये तराई का एरिया है, यहाँ पर जो खैर जाति के जो वृक्ष है उसकी बहुत बड़ी मात्रा में तस्करी होती रही है। उस पर लगाम लगाने के लिए हमने पूरी जान फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।